వర్ధిల్లాలి రైతాంగ పోరాటాలు, వర్ధిల్లాలి రైతాంగ పోరాటాలు. రద్దు చేయాలి మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే, రద్దు చేయాలి మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే, రద్దు చేయాలి మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే, రద్దు చేయాలి మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను వెంటనే. వర్ధిల్లాలి రైతాంగ పోరాటాలు, వర్ధిల్లాలి రైతాంగ పోరాటాలు. ఇప్పుడు ఉపన్యాసాలు ప్రారంభమవుతాయి. మన ఢిల్లీలో జరుగుతున్నటువంటి రైతు సంఘాల పోరాట సమన్వయ కమిటీ AIKSCC ఉద్యమంలో భాగంగా దానికి నాయకత్వం వహిస్తున్నటువంటి ఆశీష్ మిట్టల్ గారు, అలాగే అఖిల భారత రైతు కూలీ సంఘం కేంద్ర ప్రధాన కార్యదర్శి అయినటువంటి డాక్టర్ ఆశీష్ మిట్టల్ గారు ఇప్పుడు మాట్లాడతారు. ఆ భాషణ దీజియే. कॉमरेड वी वेंकट रमैया, प्रोफेसर कोडान राम, कॉमरेड रंगाराव, मंच पर बैठे मेरे साथी नेता और खमाम के बहादुर किसान साथियों, दिल्ली में किसानों का एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है। मोदी सरकार ने बड़े कारपोरेट घरानों की ओर से, विदेशी कंपनियों की ओर से 3 नए कानून लाकर देश के किसानों को ललकारा है और पंजाब से किसानों के आंदोलन का एक तूफान खड़ा हो गया है जिसने दिल्ली को घेर रखा है। 2 लाख से ज्यादा किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर इस मांग को लेकर बैठे हैं। तीनों कॉर्पोरेट पक्ष के कानून, किसान विरोधी कानून वापस लिए जाएं और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाकर दिया जाए। ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने पूरे देश की जनता, किसान जनता को, मध्य वर्ग को, शहर के लोगों को प्रेरित किया है। आज पंजाब के गांव में यह हालत है कि पंजाब के अंदर कारपोरेट का पक्ष लेने वाला कोई आदमी मुंह खोलकर नहीं खड़ा हो सकता है। जो कारपोरेट के दलाल हैं वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं। आज हरियाणा के अंदर ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, 20-20 हजार, 50-50 हजार लोगों की रैलियां हो रही हैं। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले के अंदर महापंचायतें हो रही हैं। आज राजस्थान के अंदर बहुत सारे जिलों में महापंचायतें हो रही हैं। खूब सारे जो टोल प्लाजा हैं जो वसूली करते हैं कारपोरेट के लिए, उन टोल प्लाजाओं को टोल लेने से छुटकारा दिला दिया गया है। अडानी और अंबानी के जितने शॉपिंग मॉल हैं, पेट्रोल पंप हैं, उनको घेर कर उनको बंद करा दिया गया है। आज पूरे देश के किसान खड़े होकर यह मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से कि निजीकरण और कॉर्पोरेटीकरण की खेती की नीति नहीं चलेगी। मोदी कहते थे कि यह पंजाब का आंदोलन है, यह केवल सरदारों का आंदोलन है। मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार से कि आकर खम्माम के इस मैदान में देखें कि कितने हजारों की संख्या में किसान इस मांग को कर रहे हैं कि कारपोरेट पक्ष की नीति नहीं चलेगी, निजीकरण की नीति नहीं चलेगी। देश के किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे कि लागत के दाम घटाए जाएं, खाद बीज के दाम कम किए जाएं। पंजाब के अंदर संगठित रूप से यह मांग उठ रही थी कि जो छोटे छोटे खेत हैं उसमें ट्यूबवेल का खर्चा नहीं निकलता, ट्रैक्टर का खर्चा नहीं निकलता। सरकार को सहकारी केंद्रों के साथ, सरकारी सहयोग के साथ खर्चे पर किसानों को आधुनिक सुविधाएं दिलानी चाहिए। सरकार को खाद्यान्न प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे किसानों के बच्चों की आमदनी हो सके। ऐसा नहीं हो
कि किसान सस्ते में अपना टमाटर और आलू बेचें और कंपनियां जो है महंगे में जो है टमाटर की चटनी और आलू की चिप्स बनाकर बेचकर मुनाफा कमाएं। किसान 50% लोग, देश के 70 करोड़ लोग खेती पर निर्भर हैं। ये मांग लंबे समय से चल रही थी। मोदी जी ने सोचा कोरोना का फायदा उठाकर ऐसे कानून बना दिए जाएं जो इस सारे काम में बड़े बड़े कॉरपोरेट कंपनियों को खड़ा कर दें। किसानों को समझ में आया कि मोदी सरकार नहीं सुनने वाली है। यह आंदोलन पंजाब में शुरू हुआ, घेराबंदी शुरू हुई, दिल्ली आने लगे तो दिल्ली में उन्हें रोका गया, हरियाणा की सीमा पे रोका गया। लाखों की संख्या में किसान इकट्ठा थे। वो सीमा पर लगे हुए बैरियरों को अपने ट्रैक्टरों से तोड़ते हुए आगे बढ़े। उनके ऊपर ठंड में पानी की बौछार की गई, लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस फेंके गए, उनके ऊपर हिंसा की गई, लेकिन वो शांतिपूर्वक ढंग से उन बैरियरों को हटाकर दिल्ली के कोने पे आके बस गए। हमें पता होना चाहिए कि किसानों की क्या मांग है। किसान सरकार से चाहते हैं कि लागत के दाम सस्ते हों। किसान चाहते हैं खेती की सुविधाएं सरकार मुहैया कराए। किसान चाहते हैं कि उनकी फसल का अच्छा रेट मिले। किसान चाहते हैं कि गांव के अंदर आमदनी हो ताकि उन्हें शहर में ना भागना पड़े। किसान चाहते हैं कि उनकी जेब में पैसा हो तो गांव के अंदर अच्छे अच्छे स्कूल, अच्छे अच्छे कंप्यूटर स्कूल, अच्छे अच्छे आधुनिक सुविधाओं का विकास होगा, अस्पताल का विकास होगा, जिससे किसानों का जीवन आगे बढ़ेगा। किसान जानते हैं कि हमारे देश की धरती बहुत उपजाऊ है, मेहनत करते हैं किसान, पसीना बहाते हैं तब देश को खिलाते हैं। किसान चाहते हैं कि इस देश की धरती पर उनका कब्जा मजबूत हो, उनकी आमदनी का साधन इन खेतों से, इन जंगलों से, इन नदियों से बने। लेकिन कॉरपोरेटों की मंशा कुछ और है। कॉरपोरेट चाहते हैं कि किसान बेदखल हो। कॉरपोरेट चाहते हैं कि किसान बेदखल होकर सस्ते मजदूर के रूप में उनके लिए काम करें। कॉरपोरेट चाहते हैं कि ये नदियां उनके हवाले हों, ये पानी के संसाधन उनके हवाले हों। कॉरपोरेट चाहते हैं कि हरे भरे खेत उनके हवाले हों ताकि वो बिल्डिंगें खड़ी करके उनको बेच सकें, ताकि वहां पे वो अपनी कंपनियां लगा सकें। कॉरपोरेट चाहते हैं कि जंगलों को काटकर वो उन पेड़ों की लकड़ी को बेच सकें। कॉरपोरेट चाहते हैं कि संसाधन सस्ते जितने हैं वो उनके हवाले हों और जो है उससे भारी मुनाफा कमाकर वो धनवान हो सके। आज मोदी जी ने जो ललकारा है, हम देखेंगे कि उन कानूनों में क्या लिखा है और कैसे वो किसानों की मांग के विरुद्ध है। आज मजबूती से जब जून के अंदर ये अध्यादेश पारित किए गए तो सबसे पहले आपके संगठन ने, और उसमें जिस मंच से वो संगठन जुड़ा हुआ है, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने उसका पूरा उल्लेख निकाला, उसका विरोध करना शुरू किया और हमारे नेतृत्व में ही पंजाब के अंदर यह विरोध शुरू हुआ। आज जो आंदोलन देश भर के अंदर फैला हुआ है, ऐसा आंदोलन इतिहास में इससे पहले हमें अपने जीवन में या हाल के इतिहास में नहीं देखने को मिला है। शायद 1857 के अंदर देश की तमाम किसान जनता उठ खड़ी हुई थी। आज वैसी ही चुनौती हमारे सामने खड़ी है। तब जनता बहुत विभाजित थी, आज जनता एकताबद्ध है। आज पंजाब के सिखों से लेकर देश के तमाम मुसलमानों, हिंदू, तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम जनजाति के लोग इन मांगों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। आज हम एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने के पक्ष में खड़े हैं जिसको जीतकर हम अपनी जीविका को, अपने देश को, अपने जीवन को चला सकेंगे। इसलिए ये जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि इसकी बारीकियों को समझें और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। मोदी जी के साथ किसान नेताओं की 11 दौर की वार्ता चली। मोदी जी ने कहा संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिवादन का जवाब देते हुए कि उनको पता ही नहीं चला कि इस कानून में काला क्या है। 11 दौर की वार्ता में तमाम चिट्ठियों में साफ साफ हमने लिख के दिया कि इस कानून में ऐसी क्या बातें हैं जो किसानों को बर्बाद कर देंगी और कॉरपोरेट को ऐसे स्थिति में ला देंगी, देश की अर्थव्यवस्था को, कि देश की जनता के सामने खाने की भी दिक्कत पड़ जाएगी। लेकिन मोदी जी ने कान बंद कर रखे हैं। उनका गुरु हिटलर है, हिटलर के भी कान बंद थे, वो जनता की आवाज नहीं सुनता था। वो सोचता था कि जनता को गोलियों से भून देगा, वो सोचता था कि जनता को जो है जेलों में डाल देगा तो जनता चुप हो जाएगी। आज का भारत, किसानों ने खड़े होकर इस बात का जवाब देना शुरू किया है। मैं चाहता हूं कि हर जिले के अंदर, हर प्रांत के अंदर बड़े बड़े ऐसे आंदोलन खड़े किए जाएं
जहां पर इस बात को विस्तार से बताया जाए कि इन कानूनों में काला क्या है। अगर ऐसे ऐसे मंचों से बताया जाएगा कि देश के इन कानूनों के अंदर क्या काला है, क्या खराब है, तो निश्चित तौर पर मोदी जी भले ना सुने, लेकिन उनकी जो पार्टी है, उनके जो साथ के लोग हैं, जो प्रशासन और पुलिस उनकी ओर से हमारे ऊपर दमन करता है और कॉर्पोरेट की रक्षा करता है, उसके कान में ये बात जरूर जाएगी। मैं आपको बताऊं कि जो ठेका कानून है, एक ठेका खेती का कानून बनाया गया है, उसके बारे में मोदी जी कहते हैं कि उसके अंदर लिखा हुआ है, नीचे धारा 15 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो कंपनियां किसानों की जमीन लेंगी, जो किसानों के साथ ठेका करेंगी खेती कराने का, इन ठेकों के अंदर वो जमीन नहीं ले सकती। लेकिन उसी कानून में लिखा है धारा 9 के अंदर कि किसान जब कंपनी से खाद बीज खरीदेगा तो उसका जो पेमेंट करना होगा, वो पेमेंट के लिए जो पैसा उसको चाहिए होगा, वो पैसा उसको तभी मिलेगा जब वो अलग से बैंकों के साथ एक समझौता करेगा, एक अलग संधि करेगा, जिसमें निश्चित तौर पर वो उधार लेगा बैंक से। और कोई बैंक किसान को जमीन गिरवी रखे बिना उधार नहीं दिया करता है। उसमें लिखा है कि अगर कंपनी से सीधा उधार लेगा तो उस उधार की वसूली अगर उन्हें करनी पड़ी तो उसकी जमीन से वो वसूली की जाएगी। ये बात मोदी जी नहीं पढ़ना चाहते। इस बात को आप लोग को ध्यान से सुनकर अपने लोगों को बताना चाहिए कि कानून के अंदर ही लिखा हुआ है कि किसान को जमीन गिरवी रखकर ही इसके ठेका खेती का हिस्सा बनना पड़ेगा। दूसरा कानून जो मोदी जी ने बनाया वो मंडी कानून है। हम उसे मंडी बाईपास कानून कहते हैं, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों को विकल्प दे रहे हैं। अब सरकारी मंडी के बगल में एक निजी मंडी बनेगी और वो निजी मंडी किसानों की आमदनी बढ़ाएगी। लेकिन हम बताना चाहते हैं मोदी जी को आपके माध्यम से कि जो कानून में ऊपर लिखा है कि सरकार इन बड़ी बड़ी कंपनियों के इन मंडियों को बढ़ावा देगी। उस कानून में लिखा है कि इन निजी मंडियों के अंदर जो उपज का रेट होगा, जो फसल का रेट होगा, जो धान और गेहूं का रेट होगा, जो दाल का रेट होगा, वो एमएसपी से तय नहीं होगा, वो सरकारी रेट से तय नहीं होगा। उसमें लिखा है कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग से तय होगा, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से देश में जो सबसे सस्ता रेट है वो रेट उसमें दिया जाएगा। आज धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1886 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन हमारे बिहार के अंदर वही धान 900 रुपए क्विंटल बिक रहा है, एमएसपी से आधे से कम रेट पर बिक रहा है। ये जो निजी मंडियां हैं, जिनको जो है कानून में उसके लिखा हुआ है कि ये निजी मंडियां ऑनलाइन से अपना रेट तय करेंगी, ये 900 रुपए का रेट देंगी। यही नहीं, इन मंडी कानून में लिखा है, उसकी धारा 5 के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरह से व्यापार होगा। इस व्यापार के नियम वो मंडी का मालिक यानी बड़े बड़े कॉर्पोरेट खुद बनाएंगे। कैसे व्यापार होगा इसका नियम मंडी का मालिक खुद बनाएगा। और अगर आपका कोई विवाद हो गया, अगर आपने ये दावा किया, कोर्ट के अंदर किया या एसडीएम के यहाँ किया या अधिकारी के यहाँ किया, तो आप दावा करेंगे कि एमएसपी का रेट 1886 है, लेकिन मंडी में हमको 900 रुपए का रेट मिला है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। जब वो विवाद में जाएगा तो उस विवाद का निपटारा मंडी के नियमों के हिसाब से होगा, देश के बाकी कानूनों के हिसाब से नहीं होगा। ये कैसा कानून आपने बनाया है जिसके अंदर हमारी मंडियां भी आप कंपनियों को दे रहे हैं, वो नियम भी अपने बनाएगी, वो रेट भी अपना तय करेगी, और आप हमको बुद्धू बना रहे हैं कहकर कि हमको अच्छा रेट मिलेगा। हम इस बात सच्चाई को जानते हैं, हम पढ़ना लिखना जानते हैं, हम आपके झूठ का शिकार नहीं होंगे। हम इसके खिलाफ, इन कानूनों के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। इन कानूनों में दो और खतरनाक बातें हैं। एक ये है कि जब कंपनियों का बाजार पे कब्जा हो जाएगा तो लागत के सारे सामान वही तय करेंगी। वो तय करेंगी कि आपको कौन सी फसल उगानी है, वो ठेके के द्वारा तय करेंगी कि आपको कौन सी फसल किस समय उगानी है, वो तय करेंगी कि उसका कौन सा बीज आपको दिया जाएगा, वो तय करेंगे कि कौन सी फसल की खरीद वहां मार्केट के अंदर नहीं होगी। आप मजबूर हो जाएंगे कि वही फसलें उगाई जाएं जिस तरह से जो है अंग्रेजों ने एक समय पर नील की खेती कराई थी, तमाम तबाही मच गई थी देश के खेती के क्षेत्र के अंदर। उसी तरह से ये कंपनियां चाहती हैं और डब्ल्यूटीओ का ये निर्देश भी है कि भारत के अंदर वो खेती कराई जाए जिस खेती से जो है कंपनियों को फायदा हो। आश्चर्य नहीं होता है कि आज अमेरिका की सरकार कह रही है कि कानून बहुत अच्छे हैं, आज चीन की सरकार भी कह रही है कि कानून बहुत अच्छे हैं, आज आईएमएफ भी कह रहा है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि हमारा देश अपने खाने की पैदावार में आत्मनिर्भर हो। ये चाहते हैं कि खाने के
हम विदेशों से आयात पर निर्भर हों, इसीलिए इन्होंने ऊपर लिखा है कि तमाम और निर्यात करने वाली कंपनियों को भी पूरी छूट दी जाएगी। और ये जब बीज अपने नियंत्रण में कर लेंगे तो देश की संप्रभुता नहीं बचेगी, देश की जनता आजाद नहीं बचेगी। किसी देश को गुलाम करने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है, एक है कि उसकी सीमा पे हमला कर दो और दूसरा है कि उसके बीजों पर हमला कर दो, उसके खाने पर हमला कर दो। और अपने आप से जब देश जो भूखा होगा तो देश के नेता कटोरा लेकर दुनिया में घूमेंगे। तो एक दिक्कत इन्होंने ये पैदा की हुई है। दूसरी जो दिक्कत है वो है आवश्यक वस्तु कानून के अंदर। आवश्यक वस्तु में अब तक खाना आता था। आवश्यक वस्तु वो होती थी जो अगर मार्केट से गायब हो जाए, अगर कोई बनिया या बड़ी कंपनी उसका जमाखोरी करने लगे और तो भुखमरी मच जाएगी, लोग परेशान हो जाएंगे। तो आवश्यक वस्तु कानून में सबसे बड़ी चीज खाना होता था। मोदी जी ने कहा है कि अब खाना जो है आवश्यक वस्तु नहीं रहेगी। उन्होंने कहा है कि अनाज का, दाल का, तिलहन का भंडारण करने की खुली छूट होगी, उसके अंदर कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगा और कंपनी जब भी चाहे उसको जो है बाजार से हटा ले और बाद में मनमाने रेट से बेच दे। उसी कानून में मोदी जी ने लिखा है कि अब जो है रेट बढ़ाने की भी छूट होगी। जो सूखी फसलें हैं, जितने अनाज हैं, दलहन है, तिलहन है, उसका रेट पिछले साल से 1.5 गुना किया जा सकता है। यानी अगर आप चावल खरीद रहे हैं 20 रुपए किलो, तो अगले साल उसको 30 रुपए किलो बेच सकती हैं कंपनियां और उसके अगले साल 45 रुपए किलो बेच सकती हैं कंपनियां। उन्होंने ये भी लिखा है कि जो गीली फसलें हैं यानी सब्जियां और फल, उनके रेट 2 गुने किए जा सकते हैं। इसी के साथ वो राशन व्यवस्था को भी बंद करने जा रहे हैं। 75 करोड़ राशन के लाभार्थी हैं जिनको ये सरकार 5 किलो महीने का दावा करती है अनाज देने का, वो तमाम राशन की व्यवस्था खत्म होने जा रही है। क्योंकि जब सरकार राशन गल्ला खरीदेगी नहीं, धान और दाल खरीदेगी नहीं, तो वो राशन को भी बंद कर देगी। ये सारे खतरे हमारे सामने आज खड़े हुए हैं, इसीलिए देश की सारी जनता आज आंदोलन के लिए खड़ी हो रही है। साथियों, आप अपनी लड़ाई ना लड़ें, आप मोदी जी के नाटक से बहकावे में आ जाएं, इसकी बहुत कोशिश करी मोदी जी ने। उन्होंने पहले कहा कि यह आंदोलन खालिस्तानियों का है, इसमें केवल सिख लोग लड़ रहे हैं। जब ये बात छपनी शुरू हो गई कि देश की आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा कुर्बानी सिखों ने दी थी, ये देश के किसानों की आजादी की लड़ाई है, इसमें भी सिख सबसे आगे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये पूरे देश का आंदोलन है। जब ये बात सामने आने शुरू हो गई, जब हरियाणा के लोगों ने साथ देना शुरू किया और पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों ने खड़े होकर साथ देना शुरू किया, तो मोदी जी को पीछे हटना पड़ा। ये बात कही गई कि विदेशों से पैसा आ रहा है, ये बात कही गई कि ये सिख बनाम गैर सिख की लड़ाई है और गैर सिखों को सिखों के खिलाफ खड़ा हो जाना चाहिए। ये सारी कोशिशें मोदी जी और बीजेपी ने करने की कोशिश करी। जब ये चाल नहीं चली तो उन्होंने कहा हमारे जो किसान हैं, जो आत्मनिर्भर विकास के लिए लड़ना चाहते हैं, जो अपनी देश की अपनी जमीन, अपने बाजारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, जो पसीना बहाकर मेहनत करके अनाज उगाते हैं और देश को खाना खिलाते हैं, हमारे मोदी जी ने उनको कहा ये परजीवी हैं, पैरासाइट हैं। उनको नहीं पता पैरासाइट कौन है। पैरासाइट वो होता है जो दूसरे का खाना खाता है, जो दूसरे के खेत में बस जाता है। ये पैरासाइट कंपनियां हैं, ये विदेशी कंपनियां हैं जो अपने यहां नहीं कमा पा रही हैं। ये भारत के प्राकृतिक साधनों पर, जमीन, जंगल और नदियों पर बसना चाहती हैं और किसानों को बेदखल करके उनके श्रम का शोषण करना चाहती हैं। उन पैरासाइट कंपनियों को ये जो दंगाजीवी लोग हैं, ये जो दंगे कराकर देश के अंदर सांप्रदायिक और जातीय दंगे कराकर देश को बांट रहे हैं और देश को बेच रहे हैं, ये दंगाजीवी लोग देश के मेहनतकश किसानों को परजीवी कह रहे हैं। और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। जितना ज्यादा ये देश को बेच रहे हैं, उतना ज्यादा ये कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। मैं आपको 2 बातें और बताऊंगा इसके संबंध में। अभी 2 महीने पहले भारत सरकार ने कहा कि ये जो निजी कंपनियां मंडियां लगाएंगी, इनको सहयोग देने के लिए भारत सरकार 1 लाख करोड़ रुपया देगी। अभी 25 जनवरी को विश्व आर्थिक फोरम स्विट्जरलैंड की बैठक थी, उसमें मोदी जी ने कहा विदेशी कंपनियां अगर भारत आएंगी, भारत की खेती में और खेती की मंडियों में अपना पैसा लगाएंगी, तो उनको मदद देने के लिए
26 बिलियन डॉलर, जो 1.84 लाख करोड़ रुपया होता है, इतना पैसा भारत सरकार उनको देगी। इस तरह का विदेशीकरण, इस तरह का देश के अंदर बड़ी कंपनियों को, विदेशी कंपनियों को बसाने का कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारा पानी हमसे बोतलों में भरवाती हैं और पेप्सी कोला उसको हम ही को बेच देती है और मुनाफा घर ले जाती है। ये जो विदेशीकरण की नीति है, आज इसके खिलाफ देश का किसान खड़ा हो रहा है। आपकी जिम्मेदारी है इस आंदोलन को बहुत मजबूती से आगे बढ़ाएं। मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा इसके बाद, लेकिन इस बात को आप समझिए कि ये जो पूरी योजना है, देश को बदनाम करने के लिए, किसानों को बदनाम करने के लिए, देश की मेहनत कर जनता को, श्रमजीवी जनता को बदनाम करने के लिए, इनसे कहिए हम श्रमजीवी हैं, हम देशभक्त हैं, हम आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ा रहे हैं। तुम दलाल हो विदेशियों के, तुम देश को बेचना चाह रहे हो, हम इसको नहीं सहेंगे। और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन तमाम विदेशियों और दलालों को देश से नहीं खदेड़ देते। ये सवाल दिल्ली में चर्चा होता है जब दक्षिण भारत की बात होती है। कुछ अखबार ऐसा लिखते हैं, कुछ नेता लोग भी ऐसा बोल देते हैं कि दक्षिण भारत के लोग दिल्ली के किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हम उनको चुनौती देते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं दिल्ली में कोई किसान नहीं है, ये पूरे देश के किसानों का आंदोलन है। जितना ये पंजाब के लोगों का आंदोलन है, उतना ही तेलंगाना के लोगों का आंदोलन है। तेलंगाना के लोगों को भी अपने खेत बचाने हैं, अपने जंगल बचाने हैं, अपने खाद बीज के भंडार बचाने हैं, अपने बाजारों को बचाना है। आप जानते हैं कि किस तरह से टीआरएस सरकार ने धान खरीदने से मना कर दिया। ये इन्हीं कानूनों के पक्ष में खड़े होकर उसने ऐसा किया है, हालांकि वो कह रही थी कि इस कानून के विरोध में है। आप जानते हैं कि हम लोग कितना लंबे समय से अपने दाल के लिए, अपनी मिर्चा के लिए और अपनी और फसलों के रेट के लिए लड़ते रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि ये ठेका खेती होगी तो केवल खेती पे नहीं होगी, ये पशुपालन पे भी होगी, ये बकरी पालन पे भी होगी, ये भेड़ पालन पे भी होगी, ये मुर्गी पालन पे भी होगी। और जितना पैसा आपको बचता है, ये कंपनियों को पसंद नहीं है कि आपकी जेब में कुछ पैसा बच रहा है, वो चाहते हैं कि इस पैसे को चूस कर वो ले जाएं। इसलिए इन कानूनों के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। अगर हम एमएसपी की मांग भी मिल गई, अगर आश्वासन भी मिल गया, तो उसका कुछ नहीं बनेगा अगर ये कानून बचे रहेंगे। इसीलिए मोदी जी ने एक और जुमला छोड़ा है। मोदी जी ने कहा 26 तारीख से पहले, जब 26 तारीख की घटना हुई, जब उन्होंने कोशिश करी कि लाल किले पर वो धार्मिक झंडा अपने आदमी से लहरवा दें और आंदोलन को बदनाम कर दें, तो आंदोलन और तेजी से बढ़ गया और उनको जवाब देना उनको मुश्किल हो गई अपनी साजिश में आंदोलन को भटकाने की। उन्होंने एक दूसरी चाल खेली है। उन्होंने कहा कि हम कानून को 3 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे, 1.5 साल के लिए सस्पेंड कर देंगे। हमको पता होना चाहिए इस कानून के सस्पेंड होने से हमको कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि सस्पेंड होने का मतलब है कि 1.5 साल बाद ये लागू होगा। अगर आज सस्पेंड कर दिया, इसका मतलब अगस्त 2022 को ये लागू होगा, और तब जब लागू होगा तो वो कहेंगे आपने हस्ताक्षर किया है, आपने माना था कि 1.5 साल के लिए सस्पेंड किया जाए और उसके बाद लागू किया जाए। ये कानून रहेगा तो खेत और मंडियां सब विदेशी कंपनियों और बड़े कारपोरेट के हाथ चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखते हुए साजिश को हमें समझना चाहिए। तब जब इतना बड़ा आंदोलन बढ़ रहा है तो मोदी जी इतनी जिद पे क्यों अड़े हुए हैं, इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। मोदी जी की जिद इसलिए है, और वो बार बार कहते हैं कि ये जो विपक्षी दल हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी है, ये जो बाकी पार्टियां हैं, इन्होंने भी अपनी घोषणा पत्र में कहा था कि इस तरह का कानून बनना चाहिए। हम जानते हैं कि भले आज ये विपक्षी पार्टियां आंदोलन के दबाव में किसानों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन मूल रूप से ये इस नीति के खिलाफ नहीं है। जब पंजाब के अंदर आंदोलन हुआ तो कोविड के नाम पर हमारे साथियों को 15-15 दिन जेल हुई, लेकिन जब जत्थेबंदी बढ़ती गई, जब गोलबंदी बढ़ती गई, जब 2000 की जगह 5000 और 5000 की जगह 20,000 लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, तो कांग्रेस पार्टी को भी पीछे आना पड़ा। जब तमाम शहरों के अंदर घेराबंदी शुरू हुई तो अकाली दल को भी झुकना पड़ा, आप पार्टी को भी झुकना पड़ा। आप पार्टी बड़ी अच्छी नजर आती है, लेकिन दिल्ली में उसने मंडी कानून को अमल करने का आदेश पारित कर दिया है और ऊपर से कह रही है कि वो समर्थन कर रही है। कांग्रेस बीजेपी को पता है, मोदी को पता है कि अंदर से बहुत सारे लोग जो आज किसानों के आंदोलन के दम पर समर्थन की बात कर रहे हैं, अंदर से ये इन कानूनों के पक्ष में है, अंदर से ये कॉर्पोरेट के पक्ष
पक्ष में है, अंदर से ये अडानी और अंबानी के पक्ष में है, अंदर से ये विदेशी कंपनियों के पक्ष में है। इस बात को मोदी जी खूब जानते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं, जिद पे अड़े हुए हैं कि आंदोलन अगर नीचे जाएगा तो आंदोलन को दबाकर वो इसको समाप्त कर देंगे। यही चुनौती आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस आंदोलन को बढ़ाना, इसको पूरे दक्षिण भारत में बढ़ाना, इसको ऐसी मोर्चाबंदी में रूप देना जिस तरह की मोर्चाबंदी दिल्ली में घेराबंदी की हुई है, इसी तरह से घेराबंदी हैदराबाद के अंदर, हम कहीं ग्रामीण इलाके के अंदर हैदराबाद को घेर सकें या खम्माम को घेर सकें, इस तरह की बड़ी गोलबंदी अगर हम कर सकेंगे तो निश्चित रूप से वो दक्षिण भारत के अंदर भी आंदोलन के बड़े केंद्र बनेंगे। और अगर इस तरह के केंद्र बनेंगे और देश के अंदर किसानों के आंदोलन की एकता होगी, केवल समर्थन की नहीं, केवल सभाओं की नहीं, लेकिन मोर्चेबंदी की आंदोलन अगर हम खड़ा करेंगे, और हमारा प्रयास होना चाहिए, इस आंदोलन में अभी बहुत समय है क्योंकि धीरे धीरे ही बढ़ते हैं किसान आंदोलन। 1857 का आंदोलन 18 महीने चला था। इसी तरह से जितने और आंदोलन हुए हैं देश के अंदर बड़े बड़े, वो तमाम आंदोलन लंबा लंबा चले थे। तेलंगाना का जमीन वाला संघर्ष भी कई साल चला था, आप लोगों को अनुभव है, आपके पूर्वजों ने उसमें भाग लिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए, बाजार की रक्षा के लिए, एमएसपी के रेट के लिए अगर इस लड़ाई को लड़ना है तो मन बनाइए कि मोर्चाबंदी कर बैठेंगे, जिसमें सरकार को चुनौती होगी। सरकार को कहना पड़ेगा कि या तो वो किसानों को मारेगी या वो किसानों की बात मानेगी। इस आंदोलन को तभी हम जीत सकते हैं। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद।